साथियों नमस्कार। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिकों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों ही जानकारियों को बारी बारी से आपको बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो दैनिक श्रमिक हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको ईपीएफ की जो कटौती है उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सामाजिक सुरक्षा है। अगर इन कर्मचारियों की जो सैलरी है 15,000 रुपये है तो कानूनी रूप से इनकी ईपीएफ कटौती होती है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की जो सैलरी है 15,000 रुपये से अधिक है तो फिर वे ईपीएस के दायरे में नहीं आ पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या अनियमित कर्मचारियों के साथ है, जिसको अब कहीं ना कहीं सरकार दूर करने की तैयारी कर रही है। तो जो सैलरी की लिमिट है उसको 25,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की जो सैलरी की लिमिट है सरकार उसको करने की तैयारी कर रही है। और हो सकता है कि जो आगामी बजट है इसमें सरकार इसका ऐलान कर दे। तो अगर सरकार कर्मचारियों की सैलरी लिमिट 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपये करती है तो फिर ऐसे कर्मचारियों को भी ईपीएस योजना का लाभ मिलेगा, जिनको अभी ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि देश के करोड़ों कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए इस साल के आम बजट में केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। ईपीएफओ की मंथली सैलरी लिमिट को अब सरकार 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपये करने का प्रस्ताव लाने वाली है और काफ़ी चर्चा भी इसकी हो रही है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो सैलरी लिमिट है उसका मतलब ये होता है कि जो बेसिक सैलरी है जिस पर किसी कर्मचारी के लिए पीएफ में योगदान देना कानूनी रूप से ज़रूरी हो जाता है, उसको सैलरी लिमिट कहा जाता है। तो ईपीएफ नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी वर्तमान में 15,000 रुपये से अधिक है तो वे ईपीएस से नहीं जुड़ सकते हैं, भले ही वो ईपीएफ स्कीम से जुड़े हों। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ईपीएस स्कीम है और ईपीएफ है ये दोनों ही अलग अलग स्कीम हैं। अगर ईपीएफओ के लिए बेज लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाता है तो ऐसे कर्मचारी भी ईपीएस योजना से जुड़ पाएंगे जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है। और जब ये कर्मचारी इस योजना से जुड़ जाएंगे तो फिर इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल सकेगी। अब बात करते हैं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया गया है उसके बारे में। तो सरकार ने पहले भी इस लिमिट को 25,000 रुपये करने पर विचार किया था, लेकिन कंपनियों के विरोध की वजह से इसे टाल दिया गया था। कंपनियों का कहना था कि इससे उन पर बोझ बढ़ेगा और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह 4 महीने के अंदर इस लिमिट की समीक्षा करे, क्योंकि मौजूदा 15,000 रुपये की जो सीमा है वह वर्ष 2014 में तय की गई थी और तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा समय भी हो चुका है। तो वेतन सीमा बढ़ाने से नियोक्ता का जो ईपीएफ ईपीएस योगदान है वह बढ़ जाएगा और कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी और उनकी जो टेक होम सैलरी है वह घट जाएगी और बढ़ी वेतन सीमा से लाखों श्रमिकों को लाभ भी होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है और 15,000 रुपये वेतन सीमा से ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जो पेंशन और बीमा जैसी सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि 15,000 रुपये की जो लिमिट है 2014 में तय की गई थी और तब से लेकर अब तक इस लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है। तो अब इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ईपीएस और ईपीएफ जैसी योजनाओं से कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है। तो अगर इस लिमिट को सरकार बढ़ाती है तो फिर वे सभी कर्मचारी ईपीएस और ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे जिनको अभी ये लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु के बाद जो राशि है, जो उनकी
मृत्यु के बाद उनको मुआवजा राशि दी जाती है, उसको लेकर कोर्ट के द्वारा क्या कुछ निर्णय दिया गया। क्योंकि अभी जो विभागों में काम करने वाले ठेका कर्मचारी हैं, अगर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो विभाग के द्वारा उनको, उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी जाती है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कर्मचारी की मौत पर अब मुआवजा नियोक्ता को देना होगा। हाई कोर्ट के द्वारा इसको लेकर सख्त निर्देश दे दिया है। ये पूरी जानकारी आपकी छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की मौत से जुड़े एक मामले में मुआवजा देने पर नियोक्ता को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कार्यस्थल पर अगर मृत्यु होती है तो ऐसे मामलों में नियोक्ता अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, भले ही कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से क्यों ही ना काम कर रहा हो। और ये फैसला न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु के द्वारा डायरेक्टर वेलकम डिस्टिलरी बनाम ईश्वरी बाई और अन्य मामले में सुनाया गया है। अब बात करते हैं पूरे मामले की कि आखिर मामला था क्या। तो मामले के अनुसार अर्जुन केवर्त, जो कि मृतक हैं, 25 अगस्त 2014 को वेलकम डिस्टिलरी छेरका बांधा जिला बिलासपुर में भूसा उतारने और बॉयलर में फीडिंग का काम कर रहे थे और इसी दौरान फैक्ट्री परिसर में गैस केमिकल लीक हो गया, जिससे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वे परिसर के भीतर ही गिर पड़े, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी ईश्वरी बाई, जो कि 2 पुत्र उनके हैं, और उनके पिता ने कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत श्रम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करते हुए मुआवजा मांगा था। श्रम न्यायालय ने मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। श्रम न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त बिलासपुर ने मृतक को नियोक्ता के अधीन कार्यरत कर्मचारी माना है और मृत्यु को रोजगार के दौरान और रोजगार से उत्पन्न होने की बात भी उनके द्वारा मानी है। आश्रितों को 7,88,240 रुपये का जो मुआवजा है, दुर्घटना की तिथि से 12% वार्षिक ब्याज और 5,000 रुपये अंत्येष्टि खर्च देने के आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो साथियों, अब जो नियोक्ता है वह अगर किसी कर्मचारी की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको मुआवजा देने से नहीं बच सकते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के हक में दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से जो कर्मचारी हैं वह रखे जाते हैं, लेकिन इसमें अब कोर्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो नियोक्ता है उसको कर्मचारी की मृत्यु पर जो मुआवजा है वह देना होगा और इसमें अगर विलंब होता है तो ब्याज सहित ये राशि कर्मचारी को, नियोक्ता को देनी होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो प्रदेश के लाखों अनियमित के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हो रही थी। तो साथियों, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये है तो उसको ईपीएस का लाभ मिलता है, लेकिन अगर इससे अधिक सैलरी किसी कर्मचारी की है तो फिर उसको इस दायरे से बाहर रखा जाता है। यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का प्रावधान ईपीएस 95 के तहत सरकार के द्वारा किया गया है वह उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अब जो सैलरी की लिमिट है 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25 से 30,000 रुपये करने की तैयारी सरकार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जो पेंशन है उसका लाभ भी मिल पाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।